India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंड अप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट से जुड़ी हुई तमाम खबरें। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार की याचिका खारिज की है। याचिका में उन्होंने हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसके तहत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत उनके खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो के आय से अधिक संपत्ति मामला खारिज करने की उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। शिव कुमार की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत मंजूरी प्राप्त किए बिना जांच शुरू कर दी गई। उन्होंने आगे तर्क दिया कि यह मुद्दा कि क्या धारा 17A 2018 के संशोधन से पहले कथित रूप से किए गए अपराधों पर लागू होती है, उसको बड़ी पीठ को भेजा जाता है। हालांकि जस्टिस त्रिवेदी ने जवाब दिया कि कार्यवाही को विभाजित फैसले के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता। रोहतगी ने कहा कि वो केवल याचिका पर नोटिस जारी करने का अनुरोध कर रहे हैं। हालांकि खंडपीठ ने अनिच्छा व्यक्त की। जस्टिस त्रिवेदी ने आरोप पर गौर किया कि शिव कुमार से 41 लाख रुपए बरामद किए गए। रोहतगी ने स्पष्ट किया कि यह आयकर अधिनियम के तहत कार्यवाही में आरोप था। उन्होंने तर्क दिया कि इसी मुद्दे पर सीबीआई की एफआईआर नहीं हो सकती। असहमति जताते हुए जस्टिस त्रिवेदी ने कहा कि मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अलग अपराध से संबंधित है। न्यायाधीश ने कहा कि आयकर अधिकारी पीसी एक्ट के तहत मुकदमा नहीं चला सकते। खंडपीठ ने सीबीआई को दी गई मंजूरी पर रोक लगाने के हाईकोर्ट के आदेश पर भी अपनी असहमति व्यक्त की। जस्टिस त्रिवेदी ने कहा, हाईकोर्ट मंजूरी पर रोक कैसे लगा सकता है, यह अनसुना है। इस पहलू पर शिव कुमार के वकीलों ने बताया कि कर्नाटक सरकार ने सीबीआई को दी गई सहमति वापस ले ली है। असहमति जताते हुए जस्टिस त्रिवेदी ने कहा कि मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अलग अपराध से संबंधित है। न्यायाधीश ने कहा कि आयकर अधिकारी पीसी एक्ट के तहत मुकदमा नहीं चला सकते। दिवंगत गैंगस्टर राजनेता मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आरोप लगाया कि उनके पिता को जेल में जहर दिया गया और जरूरी इलाज न दिए जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस SVN भट्टी की खंडपीठ के समक्ष ये मामला था, जिसने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल की सुनवाई के बाद मुख्य रिट याचिका में की गई प्रार्थना में संशोधन की मांग करने वाले आवेदन पर नोटिस जारी किया। मुख्य रिट याचिका 2023 में दायर की गई, जिसमें मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश की जेल से बाहर ट्रांसफर करने की मांग की गई, जहां उन्हें इस आशंका के चलते रखा गया कि उनकी हत्या कर दी जाएगी। जस्टिस ऋषिकेश रॉय की अध्यक्षता वाली बेंच में मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने मुख्तार अंसारी की हिरासत में हुई मौत पर सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठाते हुए कहा कि जेल में उन्हें जहर दिया गया था, इसकी जांच जरूरी है। उन्होंने कहा कि पहले मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में जान का खतरे का अंदेशा जताते हुए हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, लेकिन मार्च में ही मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है। इसकी वजह से
उमर अंसारी की यह याचिका निष्प्रभावी हो चुकी है। उन्होंने अदालत का ध्यान उमर अंसारी की अपने पिता के साथ हुई आखिरी बातचीत की ओर आकर्षित किया। सीनियर वकील ने यह भी आरोप लगाया कि जेल में मुख्तार अंसारी को दिया गया खाना जहरीला था और यही उनकी मौत का कारण बना। दूसरी ओर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने तर्क दिया कि याचिका शुरू में सीमित उद्देश्य के लिए दायर की गई, जो कि मुख्तार अंसारी के स्थानांतरण और संरक्षण की मांग है। कोर्ट ने अर्जी पर जवाब दाखिल करने के लिए उन्हें 4 सप्ताह का समय दिया। वकीलों की दलीलें सुनने के बाद पीठ ने उमर अंसारी की अर्जी पर नोटिस जारी किया। फिलहाल इस मामले पर यूपी सरकार के जवाब आने के बाद सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि क्या उमर अंसारी की संशोधन की मांग वाली याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार किया जाए या फिर नहीं। सुप्रीम कोर्ट में भ्रष्टाचार मामले पर सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि लोक सेवक को तब तक रिश्वत लेने का दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक अभियोजन पक्ष रिश्वत की मांग और लोक सेवक द्वारा उसके बाद स्वीकार किए जाने को साबित नहीं कर देता। कोर्ट ने कहा कि जब लोक सेवक को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ने के लिए जाल बिछाया जाता है तो लोक सेवक द्वारा रिश्वत की मांग के तथ्य की जांच अधिकारी द्वारा पुष्टि की जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि लोक सेवक द्वारा रिश्वत की मांग साबित न होने के कारण अभियोजन पक्ष का मामला घातक हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि रिश्वत की मांग के तथ्य की पुष्टि फर्जी व्यक्ति, ट्रैप कार्यवाही में रिश्वत देने वाला व्यक्ति और संदिग्ध लोक सेवक के बीच फोन पर हुई बातचीत को रिकॉर्ड करके भी की जा सकती है। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने लोक सेवक को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत दंडनीय अवैध रिश्वत लेने के आरोप से बरी कर दिया, क्योंकि जाल बिछाने वाले अधिकारी ने लोक सेवक द्वारा रिश्वत की मांग के तथ्य को सत्यापित नहीं किया। न्यायालय ने लोक सेवक को संदेह का लाभ दिया, क्योंकि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे आरोप साबित करने में सक्षम नहीं था, क्योंकि रिश्वत की मांग के तथ्य को जांच अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया और न ही जांच अधिकारी ने फर्जी व्यक्ति का रिश्तेदार से अलग होने का प्रयास किया, जिसे अवैध रिश्वत की स्वीकृति के लेन देन की निगरानी और सुनवाई करने के लिए कहा गया। नीरज दत्ता के मामले में अदालत ने स्पष्ट किया कि अभियोजन पक्ष को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत अपराध स्थापित करने के लिए रिश्वत देने वाले द्वारा की गई पेशकश और लोक सेवक द्वारा की गई मांग को तथ्य के रूप में साबित करना चाहिए। अदालत ने अपील स्वीकार की और अपीलकर्ता लोक सेवक को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया। उधर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा अपनी पत्नी पायल अब्दुल्ला के तलाक का मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस सुधांशु धूलिया की अध्यक्षता वाली बेंच ने उमर अब्दुल्ला की याचिका पर पायल अब्दुल्ला को नोटिस जारी किया। दरअसल उमर अब्दुल्ला द्वारा क्रूरता के आधार पर अपनी पत्नी से तलाक की मांग वाली अर्जी को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिसको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उच्चतम न्यायालय ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला की अलग रह रही पत्नी पायल अब्दुल्ला से क्रूरता के आधार पर तलाक मांगने वाली याचिका पर सोमवार को जवाब मांगा। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने पायल अब्दुल्ला को नोटिस जारी कर 6 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। अब्दुल्ला की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि दंपति की शादी खत्म हो चुकी है, क्योंकि वो पिछले 15 साल से अलग अलग रह रहे हैं। सिब्बल ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत कोर्ट से हस्तक्षेप करने की मांग की, जो सुप्रीम कोर्ट को किसी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक कोई भी आदेश पारित करने का अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट ने विवाह विच्छेद के लिए पहले भी इस प्रावधान का इस्तेमाल किया है।
उमर अब्दुल्ला ने 2016 में निचली अदालत के परिवार न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें निचली अदालत ने उमर अब्दुल्ला को क्रूरता के आधार पर तलाक देने से इनकार कर दिया था। मामले में पारिवारिक अदालत ने पाया था कि अब्दुल्ला द्वारा पायल अब्दुल्ला के खिलाफ क्रूरता के आरोप अस्पष्ट थे। इसके अलावा वो पायल अब्दुल्ला द्वारा शारीरिक और मानसिक क्रूरता के किसी भी कृत्य को साबित करने में उमर अब्दुल्ला विफल रहे, जबकि हाईकोर्ट ने कहा कि उसे पारिवारिक अदालत के आदेश से सहमति जताते हुए कहा कि निचली अदालत के आदेश में कोई खामी नहीं मिली। उमर अब्दुल्ला और पायल अब्दुल्ला की 1 सितंबर 1994 को शादी हुई थी और आपसी विवाद के कारण वो वर्ष 2009 से अलग रह रहे हैं और उनके 2 बेटे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा या नीट 2024 से संबंधित याचिकाओं को उच्च न्यायालय से शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र सरकार और एनटीए को नोटिस जारी किया है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदेवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने इस याचिका को एनटीए द्वारा पहले दायर की गई इस तरह की याचिका के साथ जोड़ दिया, जिसमें शीर्ष अदालत ने पहले ही नीट 2024 के संबंध में उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने एनटीए की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए नीट यूजी को लेकर दाखिल याचिकाओं पर 18 जुलाई को होने वाली सुनवाई के साथ जोड़ दिया। न्यायालय ने आदेश दिया, नोटिस जारी करें और टैग करें। याचिकाकर्ताओं के वकील ने उच्च न्यायालय की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की। न्यायालय ने जवाब दिया, आमतौर पर उच्च न्यायालय एक बार नोटिस जारी करने के बाद आगे नहीं बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट में बड़े पैमाने पर प्रश्न पत्र लीक के आरोपों सहित कथित अनियमितताओं से संबंधित याचिकाओं का एक समूह है। याचिकाकर्ताओं ने इस आधार पर फिर से परीक्षा की मांग की है। कुछ याचिकाकर्ताओं ने इसका विरोध भी किया और कहा कि लीक व्यक्तिगत विचलन है और व्यापक लीक नहीं है। 11 जून को सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को कुछ याचिकाओं पर जवाब देने का आदेश दिया, लेकिन मेडिकल कॉलेज में छात्रों के प्रवेश के लिए काउंसलिंग रोकने से इनकार कर दिया। 8 जुलाई को सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कहा था कि उसे यह निर्धारित करना होगा कि परीक्षा में किस हद तक समझौता किया गया है, ताकि ये तय किया जा सके कि दोबारा परीक्षा की आवश्यकता है या नहीं। केंद्र सरकार के साथ साथ एनटीए ने तर्क दिया कि परीक्षा को रद्द करने या फिर से परीक्षा आयोजित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गोपनीयता के बड़े पैमाने पर उल्लंघन का कोई सबूत नहीं है। उधर महाराष्ट्र राज्य ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि बांद्रा कुर्ला में 4.39 एकड़ जमीन खाली कर दी गई है। 10 सितंबर तक बॉम्बे हाईकोर्ट को नई हाईकोर्ट संरचना के निर्माण के लिए सौंप दी जाएगी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस जेबी पारदीवाला की स्पेशल बेंच बॉम्बे हाईकोर्ट की हेरिटेज बिल्डिंग और अतिरिक्त भूमि आवंटन के मुद्दे पर स्वयं प्रेरणा से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पिछली सुनवाई में न्यायालय ने बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से नए हाईकोर्ट भवन के लिए आर्किटेक्ट और डिजाइन योजना को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कहा था। इससे पहले न्यायालय ने कहा था कि महाराष्ट्र सरकार के लिए दिसंबर 2024 की निर्धारित समय सीमा से पहले लंबित 9.64 एकड़ भूमि को जारी करना अनिवार्य होगा, जिससे चयनित डिजाइन योजना के अनुसार निर्माण जल्द से जल्द शुरू हो सके। सीजेआई ने महाराष्ट्र के एडवोकेट जनरल वीरेंद्र सराफ से मानसून समाप्त होने के बाद सितंबर के महीने में ही भूमि सौंपने की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा। उन्होंने प्रस्तुत किया कि राज्य सरकार 10 सितंबर तक बांद्रा कुर्ला में 4.39 एकड़ क्षेत्र का खाली कब्जा हाईकोर्ट को सौंप देगी। ये भी प्रस्तुत किया गया कि राज्य सरकार ने रंग कोडित
योजना में शेष 30.16 एकड़ क्षेत्र को चरणबद्ध तरीके से सौंपने की समय सीमा का संकेत दिया। सराफ ने कहा कि योजना की प्रतियां 3 बॉम्बे बार एसोसिएशन के अध्यक्षों को दी जाएंगी। न्यायालय ने उल्लेख किया कि राज्य सरकार ने डिजाइन योजना को अंतिम रूप देने के लिए 8 वास्तुकारों को शॉर्टलिस्ट किया। ये 8 आर्किटेक्ट हाईकोर्ट समिति के समक्ष अपनी प्रस्तुति देंगे और हाईकोर्ट की आवश्यकता के अनुसार सर्वाधिक उपयुक्त योजना के आधार पर राज्य सरकार अभिरुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करेगी। उधर ये देखते हुए कि कब्जे की वसूली के लिए दायर किया गया मुकदमा किराए और हर्जाने के बकाया के लिए दायर किए गए मुकदमे से अलग है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कब्जे के लिए दायर किए गए मुकदमे के बाद किराए और हर्जाने के बकाया के लिए अलग से मुकदमा दायर करने पर कोई रोक नहीं है। कोर्ट ने कहा कि किसी अलग कारण से दायर किया गया दूसरा मुकदमा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 2 नियम 2 के तहत प्रतिबंधित नहीं होगा। आदेश 2 नियम 2 दावों को कई मुकदमों में विभाजित होने से रोकता है। ये अनिवार्य करता है कि वादी को एक मुकदमे में किसी विशिष्ट कारण से संबंधित अपने पूरे दावे को शामिल करना चाहिए। अगर वादी जानबूझकर या अनजाने में दावे का कोई हिस्सा छोड़ देता है तो वो अदालत की अनुमति के बिना अलग से मुकदमा दायर नहीं कर सकता। वर्तमान मामले में वादी प्रतिवादी ने 2 मुकदमे दायर किए, अर्थात संपत्ति के कब्जे के लिए और दूसरा प्रतिवादी अपीलकर्ता से किराए और हर्जाने की बकाया राशि प्राप्त करने के लिए। प्रतिवादी ने वादी द्वारा किराए और हर्जाने की बकाया राशि के लिए दूसरा मुकदमा दायर करने पर आपत्ति जताई और तर्क दिया कि वादी को सभी दावों को शामिल करते हुए केवल मुकदमा दायर करना चाहिए था। किराए और हर्जाने की बकाया राशि प्राप्त करने के लिए बाद के मुकदमे पर सीपीसी के आदेश 2 नियम 2 के तहत निहित विशिष्ट प्रतिबंध के कारण विचार नहीं किया जा सका। अपीलकर्ता प्रतिवादी के तर्क को खारिज करते हुए जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने कहा कि किराए और हर्जाने की बकाया राशि प्राप्त करने के लिए पेश किया गया दूसरा मुकदमा सीपीसी के आदेश 2 नियम 2 के तहत वर्जित नहीं होगा, चूंकि दोनों मुकदमे अलग अलग कारणों से दायर किए गए और वादी की ओर से बकाया किराया और हर्जाने के लिए अपने दावे को छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। इसलिए बकाया किराया और हर्जाने के लिए बाद में दायर किए गए मुकदमे को न्यायालय ने बरकरार रखा। उधर दिल्ली की नई शराब नीति के कथित घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया। पेशी के बाद कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 22 जुलाई तक बढ़ा दी। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टलने के बाद आया। मनीष सिसोदिया को उनको न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद कोर्ट में पेश किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई लंबित है। मामले में हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक आगे की कार्यवाही तय होगी। सुनवाई के दौरान सिसोदिया के वकील विवेक जैन ने कोर्ट में तर्क दिया था कि सीबीआई अदालत को गुमराह कर रही है। इसका जवाब देने के लिए सीबीआई का पक्ष रख रहे वकील डीपी सिंह ने दिया। उन्होंने कहा कि जून के बाद नए सबूत सामने आए हैं और वो इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जानकारी देंगे। सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट और इसके साथ ही राउज एवेन्यू कोर्ट दोनों से जमानत की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। गुरुवार 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी। हालांकि जस्टिस संजय कुमार ने निजी कारणों से खुद को मामले से अलग कर लिया।
इससे पहले ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली शराब घोटाले के तीनों आरोपी को पेश किया था। यहां पर ईडी ने हिरासत अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया था। अदालत ने ईडी की दलीलों को सुनने के बाद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 12 जुलाई तक और मनीष सिसोदिया और के कविता की न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ा दी थी। मनीष सिसोदिया को पिछले साल 26 फरवरी को शराब नीति मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। उन्होंने 28 फरवरी 2023 को तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद ईडी ने उन्हें मार्च 2023 में शराब नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया। नतीजतन ईडी और सीबीआई दोनों अब सिसोदिया के खिलाफ मामले आगे बढ़ा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भोजशाला विवाद मामले में एएसआई ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। आपको बता दें कि इस दौरान 2000 पेज की रिपोर्ट सौंपी गई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में ये रिपोर्ट सौंपी गई है। 22 जुलाई को अब अगली सुनवाई होगी। दरअसल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई ने धार जिले में स्थित भोजशाला का सर्वे पूरा कर अपनी 2000 पेज की रिपोर्ट मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच को सौंप दी है। अब 22 जुलाई को इस मसले पर अगली सुनवाई होगी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि 23 साल पहले लागू की गई व्यवस्था को क्या हाईकोर्ट इस रिपोर्ट के आधार पर बदल देगा। धार जिले के इस 11वीं सदी में बने परिसर का विवाद नया नहीं है। हिंदू समुदाय भोजशाला को वाग देवी सरस्वती का मंदिर मानता है। मुस्लिम पक्ष कमाल मौला मस्जिद कहता है। हिंदू फ्रंट ऑफ जस्टिस की याचिका पर हाईकोर्ट ने 11 मार्च को एएसआई को आदेश दिया था कि वो 6 हफ्ते में भोजशाला परिसर की साइंटिफिक स्टडी कर अपनी रिपोर्ट सौंपे। हालांकि रिपोर्ट सौंपने के लिए एएसआई ने और वक्त मांगा। 3 बार समय बढ़ाया गया। 4 जुलाई को हाईकोर्ट ने एएसआई को निर्देश दिए थे कि 15 जुलाई तक अपनी पूरी रिपोर्ट सौंप दे। तो अब आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिरकार भोजशाला विवाद है क्या। तो भोजशाला विवाद की अगर बात करें तो हिंदू संगठन भोजशाला को राजा भोजकालीन इमारत बताते हुए इसे सरस्वती का मंदिर मानते हैं। हिंदुओं का तर्क है कि राजवंश काल में यहाँ कुछ समय के लिए मुस्लिमों को नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी गई थी। दूसरी ओर मुस्लिम समाज का कहना है कि वो कई साल से यहाँ नमाज पढ़ते आ रहे हैं। मुस्लिम इसे भोजशाला कमाल मौलाना मस्जिद कहते हैं। 1909 में धार रियासत ने भोजशाला को संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया। 1909 के बाद में इसे पुरातत्व विभाग को सौंप दिया गया। इसकी देखरेख की जिम्मेदारी पुरातत्व विभाग के पास ही है। धार रियासत ने ही 1935 में यहाँ शुक्रवार को नमाज पढ़ने की अनुमति दी थी। पहले भोजशाला शुक्रवार को ही खुलती थी। 1995 में यहाँ विवाद हो गया। इसके बाद मंगलवार को पूजा और शुक्रवार को नमाज पढ़ने की अनुमति दे दी गई। 12 मई 1997 को कलेक्टर ने भोजशाला में आम लोगों के आने पर प्रतिबंध लगा दिया। मंगलवार को होने वाली पूजा पर भी रोक लगा दी गई। सिर्फ बसंत पंचमी के दिन पूजा और शुक्रवार को ही नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई। 31 जुलाई 1997 को ये प्रतिबंध हटा दिया गया। 6 फरवरी 1998 को पुरातत्व विभाग ने आगामी आदेश तक प्रवेश पर रोक लगा दी थी। मंगलवार को पूजा भी बंद हो गई। 2003 में मंगलवार को फिर से पूजा करने की अनुमति दी गई। पर्यटकों के लिए भी भोजशाला को खोल दिया गया। और अब आइए इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझते हैं कि अनुच्छेद 132 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार क्या कुछ है।
What is the original jurisdiction of the Supreme Court? भारतीय संविधान के आर्टिकल 131 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट के पास एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है जिससे वो डिस्प्यूट्स को डायरेक्टली सुन सकती है विदाउट देम बीइंग हर्ड फर्स्ट इन लोअर कोर्ट्स। इस जुरिस्डिक्शन में आते हैं वो डिस्प्यूट्स दैट आर बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट और स्टेट्स ऑन वन साइड एंड वन और मोर स्टेट्स ऑन द अदर साइड, या फिर डिस्प्यूट्स बिटवीन टू और मोर स्टेट्स। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये एड्रेस किया, क्या सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 131 के अंडर यूनियन ऑफ इंडिया एंड स्टेट्स के बीच के डिस्प्यूट्स को सुनने की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है कि नहीं। कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि आर्टिकल 131 के अंडर उन डिस्प्यूट्स को सुनने की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है जो इंक्लूड करते हैं क्वेश्चन ऑफ लॉ या फैक्ट्स बिटवीन स्टेट एंड द यूनियन। इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर को इंपॉर्टेंस देते हुए कोर्ट ने मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सूट अंडर आर्टिकल 131 को अपहेल्ड किया। It is also affirmed that states के पास right है to challenge action of central agencies impacting their jurisdiction. और फिलहाल कोर्ट से जुड़ी हुई खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.